हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा और आज आपके लिए लेकर आया हूं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। बहुत कम टाइम में मैंने एक अटेम्प्ट किया कि आपको जो इस एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया एक्चुअल में लोगों की नजर में कब आता है, जब इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर क्लब को ज्वाइन किया था और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे जो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट हैं या बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जिसकी वजह से ये रीजन सबकी नजर में आता है। इसके अलावा यहाँ इंसर्जेंसी जैसी सिचुएशन थी या फिर कुछ एथनिक स्ट्राइफ हैं जिसकी वजह से ये लोगों की नजर में आता है, जैसे श्रीलंका में ऐसा हुआ। और रिसोर्स शेयरिंग को लेकर भी काफी इश्यू रहते हैं। यहाँ का जो टोटल जो कंट्री इसमें साउथ एशिया में इंक्लूड है, जैसे 7 कंट्रीज को मिलाकर साउथ एशिया बना है, तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा क्या चीज देखने मिलेगी, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कुछ एक ऐसे क्रूशल पॉइंट्स की जिसकी वजह से ये हमारे लिए जाना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लैग्स, जैसे पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल। ये आपको थोड़ा सा वैसे ओवरव्यू दे रहा हूं। और अब बात करते हैं कि साउथ एशिया एक्चुअल में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड हैं इसमें। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका है इसमें। लेकिन इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा रीजन है जहां राइवलरी है, मींस दुश्मनी भी है, गुडविल भी है, होप भी है और इसके अलावा डेस्पेयर भी है कहीं ना कहीं, और म्यूचुअल ट्रस्ट और सस्पिशन तो है ही। साउथ एशिया बेसिकली इसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखें, अगर हम कहें कि इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, तो वेस्ट में क्या है, जो माइटी हिमालयस नॉर्थ में है, इंडियन ओशन साउथ में आ जाएगा, अरेबियन सी इसके वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। ये साउथ एशिया की ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से इसको नेचुरल वे से इंसुलैरिटी क्या आता है, एक्चुअल में ये कहूंगा कि ये थोड़ा सा इसको यूनिक बना देते हैं। इंसुलैरिटी में मतलब इसका मतलब होता है कि अलग सा पड़ जाता है ये रीजन। और ये रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है यहाँ के लिंग्विस्टिक, सोशल और कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस की, जो इसकी यहाँ आपको देखने में मिलेगा। जैसे आप देखो इंडिया में कितने डिफरेंट कल्चर्स फॉलो किए जाते हैं, और ऐसी श्रीलंका के अंदर बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो वहां भी आपको बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलेंगी। और जो बाउंड्रीज हैं साउथ एशियन कंट्रीज की, वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। यानी ईस्ट और वेस्ट में, चलो हम कह सकते हैं नॉर्थ और साउथ में तो फिर भी क्लियर है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। जैसे अफगानिस्तान और म्यांमार को साउथ एशिया में इंक्लूड कर लिया जाता है। श्रीलंका, सॉरी चाइना की बात करें, इंपॉर्टेंट प्लेयर है लेकिन उसको हम साउथ एशिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो साउथ एशिया बेसिकली डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसके लिए है हर सेंस में। लेकिन फिर भी अगर जियोपॉलिटिकल स्पेस की बात करें तो सिंगल जियोपॉलिटिकल स्पेस आपको देखने में मिलेगा। अब पॉलिटिकल सिस्टम देखिए साउथ एशियन डिफरेंट कंट्रीज का, जैसे इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो यहाँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आपको क्या मिलेगी, इंडिया और श्रीलंका में है डेमोक्रेसी। पाकिस्तान की बात करें, यहाँ दोनों तरह के रूल हैं, मींस मिलिट्री रूल तो बहुत ज्यादा ही है। अगर शुरू की बात करें, यहाँ सिविलियन भी है, मिलिट्री रूलर भी हैं। जैसे पाकिस्तान ने जो पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड है, वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है। पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड को 1991 के बाद से, जैसे अंडर बेनजीर भुट्टो और उसके बाद नवाज शरीफ, उसके बाद फिर मिलिट्री कू हो जाता है 1999 के बाद, और एक सिविलियन गवर्नमेंट फिर आती है 2008 में। बांग्लादेश की बात करें, सिविलियन और मिलिट्री रूलर हैं यहाँ पे। डेमोक्रेसी आती है आफ्टर कोल्ड वॉर यानी 1991 के बाद। नेपाल में देखिए 2006 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जिसमें राजा के पास मैक्सिमम पावर है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको चेंज किया गया और 2008 में मोनार्की वाज एबॉलिश्ड एंड नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनता है। भूटान की बात करें तो भूटान जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है 2008 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बन जाता है। तो ये इसके अलावा एक कंट्री की ओर रहती है, वो भी हम देख लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये सब कोर्स तो हम बात कर रहे थे अब मालदीव्स की। यहाँ देखिए जो है मालदीव्स में क्या एक आइलैंड नेशन है, सल्तनत रहा 1968 तक और फिर ट्रांसफॉर्म किया गया, इसे चेंज किया गया इनटू ए रिपब्लिक विद ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जून 2005 में यहाँ पार्लियामेंट जो है मालदीव की, उन्होंने यूनानिमसली यानी सभी ने मिलकर वोट किया ताकि एक मल्टी पार्टी सिस्टम को यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाए। और फिर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी शॉर्ट फॉर्म में है, डोमिनेट्स अ पॉलिटिकल अफेयर ऑफ
द आइलैंड। द एमडीपी वोन द 2018 इलेक्शंस, उन्होंने 2018 के इलेक्शन जीते थे। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ बांग्लादेश एंड नेपाल, हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बिकम मतलब बनती जा रही है एक्सेप्टेबल नॉर्म इन द एंटायर रीजन ऑफ साउथ एशिया। तो ऐसा है, तो हमें इस बात को प्रूव करना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं, डिस्पाइट मिक्स रिकॉर्ड ऑफ द डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, पीपल इन ऑल दीज कंट्रीज शेयर द एस्पिरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए इस बात का हमें पता है कि सब के सब जो हैं कंट्रीज, यहाँ की जो 7 कंट्री है, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम सभी कंट्रीज का अलग है, लेकिन सब क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी। जैसे रिसेंट सर्वे हुआ था, 5 बड़ी कंट्री जो साउथ एशिया के रीजन में आती हैं, उसमें क्या शो किया गया है, वाइड सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी। हर आदमी, चाहे वो आम आदमी है, रिच है, पुअर है, बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन, वो डेमोक्रेसी चाहते हैं। दे प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनके लिए सूटेबल है। पहले क्या माना जाता था कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ रिच कंट्री में डोमिनेट कर सकती है या रह सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन साउथ एशियन एक्सपीरियंस से डेमोक्रेसी का जो एक इमेजिनेशन जो है वो एक्सपैंड हुई है। अब सबको लगता है कि डेमोक्रेसी यहां भी सर्वाइव कर सकती है। मिलिट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, देखिए जो पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब फ्रेम किया था, 1956 में। सबसे पहले जहां जो रूलर आते हैं, जनरल अयूब खान, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया, फिर अपने आप को इलेक्ट कर लिया, लेकिन बाद में उनको ऑफिस छोड़ना पड़ा क्योंकि ये उनके अगेंस्ट डिससेटिस्फेक्शन था या लोग खुश नहीं थे। फिर उसके बाद फिर से मिलिट्री रूलर आते हैं, जनरल यहिया खान। और यहाँ ये वो टाइम था जब 1971 का क्राइसिस हुआ था इंडिया के साथ, पाकिस्तान का और बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी। फिर उसके बाद आती है इलेक्टेड गवर्नमेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पीरियड में 1971 टू 1977। फिर भुट्टो गवर्नमेंट को रिमूव किया जनरल जियाउल हक ने 1977 में, और फिर जनरल जिया को भी प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फेस करना पड़ा 92-82 ऑनवर्ड्स, और एक बार फिर से वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है 1988 में अंडर बेनजीर भुट्टो। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आप देखिए सेंट्रल अराउंड द कंपटीशन बिटवीन, इसके बाद जो है 3 पार्टीज में था, जैसे बेनजीर भुट्टो की पार्टी में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है एंड द मुस्लिम लीग, यहां पर एक कंपटीशन, एक ट्रायंगल चल रहा था। यानी इसके अलावा इलेक्टिव डेमोक्रेसी वहां रहती है 1999 तक। उसके बाद आर्मी एक बार फिर से आती है और जनरल परवेज मुशर्रफ ने, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, उनको उनके पद से, उनकी पोस्ट से हटा दिया। 2001 में जनरल मुशर्रफ अपने आप को इलेक्ट कर लेते हैं वहां का प्रेसिडेंट, और पाकिस्तान कंटिन्यू टू बी रूल्ड बाय आर्मी। चाहे देखो वहां के लोगों ने इलेक्शंस का रूप देने की कोशिश की और ये कोशिश की हो कि यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ सच्चाई ऐसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। सिंस 2008 वहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स जो हैं दे हैव बीन रूलिंग पाकिस्तान। अब यहाँ क्वेश्चन आते हैं कि क्या फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं रही। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है कि वहां जो लैंड ऑनिंग क्लास है या अरिस्टोक्रेसी है या क्लर्जी, जिसकी वजह से मिलिट्री का भी डोमिनेंस हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो है बार बार इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाता था और फिर मिलिट्री गवर्नमेंट को ही चूज कर लिया जाता था। इसके अलावा जो पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया की, उसकी वजह से वहां के लीडर्स को लगता था कि शायद जो मिलिट्री का रूल है वही ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको लगता था डेमोक्रेसी के अंदर होते हैं तो बिल्कुल फ्लॉड है, यूजलेस हैं। और यहाँ पर जो कुछ सेल्फिश माइंडेड पार्टीज भी हैं जो सिर्फ अपने जो पर्पस के लिए बनेंगी, तो इसलिए उनको लगता था कि मिलिट्री रूल होना चाहिए। अब हम ये कहेंगे चाहे पाकिस्तान के अंदर जो है डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं भी थी, लेकिन आपको वहां देखने में क्या मिलेगा कि प्रेस को काफी पावर मिली हुई थी, मींस फ्री प्रेस थी रिलेटिवली, और साथ में स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट मूवमेंट भी थे। इसके अलावा जो जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं थी, और जो यूनाइटेड स्टेट्स और अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपने पर्पस से सोचती थी, उनको लगता था कि जो यहाँ के हथियार हैं वो किसी गलत हाथ में न चले जाएं, तो यहाँ मिलिट्री का रूल होना चाहिए। तो ये वन ऑफ द फैक्टर्स, यानी वन ऑफ द फ्यू फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं थी। तो अब चलते हैं बांग्लादेश की स्टोरी में। फैक्टर्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं रही। ऐसे डेमोक्रेसी और बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश जो है पार्ट था पाकिस्तान का 1971 तक। 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का वो पार्ट है, इसके बाद वो अलग हो जाता है और बांग्लादेश बनता है। यानी वो अगर बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान था। हाँ, तो अब यहाँ देखिए जो कंसिस्टेड ऑफ पार्टीशन एरिया, कौन कौन से एरिया है, बंगाल, असम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। यानी जो बांग्लादेश जहां पर बना है, क्योंकि आपको चैप्टर 1 में ये सब चीजें आएंगी,
कि बांग्लादेश जो बना था वो कौन सी एरिया को पार्टीशन करके बना था, तो यहाँ जो बंगाल और आसाम का एरिया जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी पीपल थे, और जो पीपल इस रीजन के वो चाहते थे कि वेस्टर्न जो पाकिस्तान का डोमिनेशन उन पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग उन पे अपनी उर्दू लैंग्वेज इम्पोज कर रहे थे। और सून आफ्टर पार्टीशन दे बिगैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू द बंगाली कल्चर, क्योंकि बंगाली मुस्लिम थे, बंगाली कल्चर और जो लैंग्वेज है वेस्ट पाकिस्तान के लोग अपमान करते थे, जैसा इसमें ऑलरेडी मेंशन किया गया है, और उनको सेकंड क्लास सिटीजन भी बोलते थे। तो यही वन ऑफ द रीजन था कि जो यहाँ के जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं थे। दे ऑल्सो डिमांडेड फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फेयर शेयर इन द पॉलिटिकल पावर। जो शेख मुजीबुर रहमान है, उन्होंने पॉपुलर स्ट्रगल किया, उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इलेक्शंस भी उन्होंने लड़े, और इन 1970 इलेक्शन जब हुए पाकिस्तान में, तो जो अवामी लीग है शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी, वो सारी की सारी सीटें जीत जाती है। लेकिन आप सोचिए क्या हुआ होगा, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जो है कुछ टाइम के लिए बंद रखा जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तान लीडरशिप, उन्होंने असेंबली को कन्वीन करने से, कंटिन्यू करने से मना कर दिया और शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया। फिर अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याह्या खान, जो पाक आर्मी है, उन्होंने मास मूवमेंट को स्प्रेस करने की भी कोशिश की जो यहाँ पर बंगाली पीपल का था, तो थाउजेंड्स पीपल जो है पाक आर्मी ने मार दिए। तो दिस लेड टू ए लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू इंडिया, और साथ में इंडिया में देखो रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी हो जाती है इसी की वजह से। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की डिमांड को माना और इनको फ्री करने में हेल्प की। तो दिस रिजल्टेड ए वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971 दैट एंडेड द, जो पाकिस्तान की जो फोर्सेज है उनको ईस्ट पाकिस्तान में लगभग सरेंडर करना पड़ा। 90,000 के आसपास मेंशन किया गया जो सोल्जर्स है उन्होंने सरेंडर किया था। तो बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। लेकिन देखिए इस पूरे विश्वास पे बांग्लादेश में सरकार फॉर्म हुई, लेकिन बाद में देखिए शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, 1975 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जानबूझ के अमेंड किया एंड शिफ्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उनको लालच आ जाता है, उनके मन में ये होता है कि अब जो है मैं ही सरकार में रहूं। एंड ही ऑल्सो एबॉलिश्ड ऑल पार्टीज, सिर्फ अपनी अवामी लीग को छोड़ के बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने खत्म कर दिया। तो दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशंस, और एक डेमोक्रेटिक और ट्रेजिक डेवलपमेंट यहाँ पर होती है। यानी कहें कि लोग इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि वो इकट्ठा होके फिर इनको क्या करते हैं, he was assassinated in military uprising in August 1975। अब देखिए यहाँ 1975, उसके बाद फिर क्या होता है, नए मिलिट्री रूलर आते हैं जियाउर रहमान, उन्होंने अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी, जैसे उनकी जो है मुजीबुर रहमान की तो थी अवामी लीग, इन्होंने जियाउर रहमान ने बनाई बांग्लादेश नेशनल पार्टी और 1979 का इलेक्शन लड़ा। लेकिन इनको भी असैसिनेट यानी इनको मार दिया जाता है, अनदर मिलिट्री टेक ओवर आता है फिर, और वो कौन है, जनरल HM इरशाद। जो लोग हैं बांग्लादेश के, उन्होंने डेमोक्रेसी की डिमांड की, वो चाहते थे कि जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है यहाँ पर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और लोकतंत्र होना चाहिए। स्टूडेंट्स वर इन द फोरफ्रंट और इरशाद वाज फोर्स्ड टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन ए लिमिटेड स्केल। तो लेटर वो इलेक्ट हो जाते हैं प्रेसिडेंट फॉर 5 इयर्स, लेकिन मास पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ, इरशाद हैड टू स्टेप डाउन इन 1990 और इलेक्शंस दोबारा से होते हैं 1991 में। तो सिंस देन वहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो बांग्लादेश में होते हैं, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है कब से, 1990 के बाद से। नेपाल वॉज, अब नेपाल की बात करते हैं, तो नेपाल एक हिंदू किंगडम थी इन द पास्ट, और तब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आती है इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मेनी इयर्स। अगर इस टाइम पीरियड की बात करें, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कॉमन पीपल नेपाल के हैं, दे हैव वांटेड ए मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखिए राजा के हाथ में सारी पावर होना, लेकिन वो चाहते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ रिस्पॉन्सिव सा सिस्टम होना चाहिए। तो राजा जो है विद द हेल्प ऑफ आर्मी, उसने डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन पे डेमोक्रेसी को बिल्कुल खत्म करने वाला काम कर दिया। उन्होंने जो थोड़ी बहुत थी वो भी छूट खत्म कर दी, यानी उन्होंने एक नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो बाद में फिर क्या होता है कि एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990। लेकिन उसके पीछे जो प्रेशर था उसकी वजह से किया, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक नहीं चला। हाउएवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो शॉर्ट एंड ट्रबल करियर रहा, जैसे राजा ने फिर क्या किया वो भी आप देख लीजिए। 90s में जो माओइस्ट ऑफ नेपाल, दे स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ नेपाल, और उनको लगता था कि हथियारों से हम ये सब कुछ गेन कर सकते हैं, तो राजा ने भी अपनी आर्मी को आगे लगा दिया। यानी दिस लेड टू ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माओइस्ट गोरिल्लाज एंड आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द किंग।
तो कुछ टाइम के लिए ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट भी होती है नेपाल में, जैसे द मोनार्किस्ट फोर्सेस में, द डेमोक्रेट्स में और द माओइस्ट में। 2002 में जो राजा हैं उसने पार्लियामेंट को बिल्कुल डिसमिस कर दिया, यानी यहां पर डेमोक्रेसी जो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए थी वो बिल्कुल खत्म कर दी जाती है। और इसके बाद फिर क्या होता है वो भी आप देखो। 2006 में जो स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस हैं, दे गॉट देयर फर्स्ट मेजर विक्ट्री। उनको जो पहली अपनी विक्ट्री मिलती है जब राजा ने कहा भी ठीक है मैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को एक बार फिर से रिस्टोर कर देता हूं, जो अप्रैल 2002 में डिसमिस किया गया था। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी जो है कुछ हद तक वहां वापस आती है। फिर जो लार्जली अगर देखें नॉन वायलेंट मूवमेंट हुए, उनको लीड करने वाले 7 पार्टी अलायंस है, द माओइस्ट एंड द सोशल एक्टिविस्ट है। तो ये आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करना है। नेपाल एक डेमोक्रेसी बन जाता है, एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है वहां जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी, और कुछ सेक्शन है नेपाल के, उनका क्या मानना था कि देखो नेपाल को अपना पूरा का पूरा लिंक पास्ट से खत्म नहीं करना चाहिए, यानी जो हमारा सिस्टम पास्ट में रहा था वो थोड़ा बहुत होना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी डिमांड की कि कुछ रेडिकल प्रोग्राम्स होने चाहिए, सोशल एंड इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। और जितनी भी पार्टीज हैं 7 पार्टी अलायंस में, वो इस सारे प्रोग्राम से हालांकि एग्री नहीं करती थी। फिर 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है और यहाँ पर जो मोनार्की बिल्कुल खत्म हो जाती है। 2015 में इन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट किया। तो अब देखिए पाकिस्तान के बाद हमने देखा बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद नेपाल। अब चलते हैं हम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट या डेमोक्रेसी की जो बात करें श्रीलंका में। देखिए श्रीलंका वैसे तो डेमोक्रेटिक कंट्री है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, लेकिन यहाँ की एथनिक कॉन्फ्लिक्ट सबको पता है क्योंकि सिन्हालाज यहाँ के जो लोकल लोग थे और तमिल इंडियन तमिल थे जो वहां गए थे। सिन्हाला लोग नहीं चाहते थे कि तमिल लोगों को, तमिल के या इंडियन तमिल्स को वो वैसी जो पॉसिबिलिटी है उनको जो फ्रीडम दी जाए, उनको वो सारे राइट्स दिए जाएं। तो यही हुआ जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंकन पॉलिटिक्स में जो डोमिनेटेड बाय मेजोरिटी ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी है वो काफी होस्टाइल थे तमिल्स के साथ, जो इंडिया से आए थे श्रीलंका में सेटल हुए थे। और ये माइग्रेशन जो है इंडिपेंडेंस के बाद भी चला। जो सिन्हाला नेशनलिस्ट हैं उनको लगता था श्रीलंका को जो है ना इन तमिल्स को कंसेशन नहीं देना चाहिए क्योंकि श्रीलंका सिन्हाला कम्युनिटी का है। लेकिन जो निग्लेक्ट है तमिल्स का वो काफी बड़ा इश्यू था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास भी ये खबरें पहुंच रही थी उनके साथ इंजस्टिस होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, उनको वैसा वो चीज नहीं मिलती। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का सोचा। और फिर क्या होता है फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, यानी तमिल लोगों ने अपना ये एक एलटीटी ग्रुप फॉर्म कर लिया जो बेसिकली लड़ाई के पर्पज से बनाया गया था कि हम लड़के अपने लिए अलग जो है राइट्स की डिमांड करेंगे। श्रीलंकन प्रॉब्लम जो है उसमें बेसिकली इंडियन ओरिजिन के लोग थे एंड प्रेशर भी था उन तमिल लोगों का इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि इंडिया की जो सरकार है वो उनके कुछ ना कुछ राइट्स के बारे में सोचे और उनके लिए कुछ करे। तो 1987 में इंडिया की गवर्नमेंट ने वहां इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां की प्रॉब्लम को सोल्यूशन होगा, लेकिन एलटीटी के साथ ही उलझ गए। यानी उनके जो मिलिटेंट ग्रुप है तमिल लोगों का उन्हीं के साथ उलझ गए और वहां काफी खून खराबा हुआ, जिसकी वजह से श्रीलंका की सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि आप अपनी इंडियन पीस को कीपिंग फोर्स को वापस बुला लीजिए और हमें आपकी यहाँ पर ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये वापस जो है आ जाते हैं बिना अपना प्रॉब्लम सॉल्व किए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। लेकिन बाद में जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं सच एज नॉर्वे एंड आइसलैंड, उन्होंने यहाँ के जो वॉरिंग ग्रुप्स हैं उनको फिर से नेगोशिएशन के रास्ते पर लेकर आए। तो फाइनली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वो एंड हो जाती है और एलटीटी जो है वो 2009 में बिल्कुल वहां से खत्म हो जाती है। तो डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका की अगर बात करें इन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जैसे यहाँ मेंशन किया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है और साथ में हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है और मेंटेन्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है जो सक्सेसफुली कंट्रोल किया रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है और फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू लिबरलाइज द इकोनॉमी। ये सब चीजें देखो श्रीलंका ने कंट्रोल की एंड इट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो है फॉर मेनी इयर्स राइट थ्रू द सिविल वॉर। चाहे सिविल वॉर भी थी वहां पे लेकिन फिर भी काफी हद तक इन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रहे। अब बात करते हैं जो यहाँ के सेलिएंट एंड कॉन्फ्लिक्ट है, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान की। तो देखिए जो वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1947-48, 1965 ये कश्मीर इश्यू को सोल्व नहीं कर पाई। इसके अलावा 1947-48 वो रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ द
province of Pak occupied Kashmir and Indian province of J&K divided by the line of control. 1971 में इंडिया ने डिसाइसिव वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट जीती, लेकिन कश्मीर का जो इश्यू है वो फिर भी वैसे का वैसा रहा। अब इंडियन पाक कॉन्फ्लिक्ट के जो कुछ एक अगर आपको क्वेश्चन आता है, देखिए 4 मार्क्स में आएगा कि कहां कहां कॉन्फ्लिक्ट है, तो सबसे पहले क्या है, एक तो स्ट्रेटेजिक इश्यू है जो लाइक कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर एंड द एक्विजिशन ऑफ आर्म्स। इनको लिखता है हथियार हमारे पास ज्यादा होने चाहिए, वो कहते हैं हमारे पास होने चाहिए, या फिर एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है एंड मिसाइल्स टू डिलीवर सच आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर इन 90s। इनके माइंड में आता है कि बस हम इतने स्ट्रांग हो जाएं कि दूसरी कंट्री को बिल्कुल खत्म कर दें। इसके अलावा इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है, अगला पॉइंट है 1998 में इंडिया ने जैसे ही एक्सप्लोजन किया पोखरण में तो पाकिस्तान ने शगाई हिल में कर दिया। तो सिंस देन इंडियन पाकिस्तान सीम्स टू हैव बिल्ट अ मिलिट्री रिलेशनशिप, ताकि जो है आगे की प्रॉब्लम को कहीं और बढ़ाया ना जा सके। ऐसे ही एक दूसरे को सस्पिशन की नजर से देखते हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ब्लेम करती है पाकिस्तान को फॉर यूजिंग स्ट्रेटेजी ऑफ लॉ की वायलेंस बाय हेल्पिंग कश्मीरी मिलिटेंट। ये कहते हैं अभी इंडिया की सरकार कहती है कि ये जो पाकिस्तान की एजेंसी है जैसे ISI लगा लो, ये वहां के कश्मीरी मिलिटेंट को, आतंकवादी को हथियार को प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, पैसा देते हैं और प्रोटेक्शन भी देते हैं टू कैरी आउट टेररिस्ट स्ट्राइक्स अगेंस्ट इंडिया। ऐसी जो इंडिया की गवर्नमेंट वो ये भी मानती है कि जो पाकिस्तान ने प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप को हथियार वगैरह भी प्रोवाइड किए थे 1985 टू 1995 के बीच में, और इसके अलावा साथ में जो पाकिस्तान के देखिए ये भी, इसके अलावा जो है कुछ वेरियस एंटी इंडियन कैंपेन हैं जो पाकिस्तान चलाता है नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेटिंग सीक्रेटली थ्रू बांग्लादेश एंड नेपाल। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान कहां कहां ब्लेम करता है। वो देखिए वो कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट और इसकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो ट्रबल करते हैं इन द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। सिंध और बलूचिस्तान में कहते हैं हमारे वो एरिया है, वहां इनकी जो एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर 1960 तक, जैसे हमने अभी रिसेंट में देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू जो पहलगाम अटैक की वजह से। लेकिन इसको करने वाले कौन थे 1960 में? इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाने में वर्ल्ड बैंक का रोल था और इंडिया पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को भी साइन किया था। पाकिस्तान ब्लेम और क्या करता है कि जो टू कंट्रीज डिसएग्रीमेंट ओवर द डिमार्केशन ऑफ सर क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ, लेकिन जो डिस्प्यूट है वो माइनस सा लगता है। देयर इज एन अंडरलाइंग वरी दैट हाउ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड एंड वो इसका इंपैक्ट क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता। अब इसके अलावा देखते हैं जो इंडिया और इसके नेबर की बात करें, इंडिया बांग्लादेश को क्या ब्लेम करता है। देखिए साउथ एशिया में जैसे कि मैंने मेरे बिगिनिंग में बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत हैं बांग्लादेश को, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बांग्लादेश के कुछ एक डिफरेंसेस हैं, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर की शेयरिंग को लेके इंडियन गवर्नमेंट अनहैप्पी है क्योंकि बांग्लादेश मना कर देता है इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया, यानी वो रोकता नहीं है। अगर बांग्लादेश इंडिया में आ रहे हैं तो आते रहें, बांग्लादेश की इस बात से इंडिया खुश नहीं है। विद बांग्लादेश की सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप, यानी एंटी जो इंडियन जो है ना इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप, उनको हेल्प करता है। बांग्लादेश का रिफ्यूजल टू अलो इंडियन ट्रूप टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री के बीच में जो गैप है उसको चिकन नेक बोला जाता है, बहुत थोड़ा सा एरिया है। तो बांग्लादेश मना कर देता है कि इंडियन सोल्जर इनकी बाउंड्री से होकर ना जाए। तो इस डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया और अलाउ म्यांमार टू डू सो थ्रू बांग्लादेश टेरिटरी, ये भी इंडिया की एक कंप्लेन है कि बांग्लादेश जो है नेचुरल गैस हमें सप्लाई करने में हेल्प नहीं करता। बांग्लादेश क्या है, इंडिया को बोलता कि ये एक रीजनल बुली के तौर पे काम करता है। इंडिया जो है, इंडिया रेबिलियन यानी विद्रोह करवाता है चिटागोंग हिल ट्रैक के अंदर। इसके अलावा जो इंडिया है वो ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इसकी जो नेचुरल गैस है या वो एक अनफेयर ट्रेड के थ्रू लेना चाहता है, और जो टू कंट्रीज हैं दे कुड नॉट रिजॉल्व देयर बाउंड्री डिस्प्यूट फॉर ए लॉन्ग व्हाइल। इसके अलावा बात करते हैं डिस्प्यूट के बाद कोऑपरेशन भी है। इंडिया बांग्लादेश जो है काफी इश्यूज पे कोऑपरेट करते हैं, जैसे इकोनॉमिक रिलेशन जो है काफी इंप्रूव हुए फॉर द लास्ट 20 इयर्स। बांग्लादेश इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है जो 2014 से बन चुकी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो यानी जो ईस्ट की तरफ जाने का रास्ता बांग्लादेश से होकर जाता है थ्रू वाया म्यांमार। तो ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल इश्यूज भी जो है दोनों स्टेट्स ने काफी कोऑपरेट किया एक दूसरे के साथ। 2015 में उन्होंने एक्सचेंज किए थे सर्टन एनक्लेव्स, तो एफर्ट्स इस चीज को भी लेकर किए गए हैं ताकि एक दूसरे की जो कॉमन थ्रेट हैं और मोर सेंसिटिव इश्यूज हैं उनका भी सोल्यूशन किया जा सके। इसके अलावा इंडिया और इसके जो नेपाल के साथ देखिए, नेपाल
इन दोनों देशों के बीच में आपको पता ही होगा एक ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ है कि इंडिया के जो लोग नेपाल में जा सकते हैं, नेपाल के लोग यहाँ आके काम भी कर सकते हैं इवन, लेकिन इंडिया ब्लेम करता है नेपाल को दैट देयर आर ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। वो कहते काफी जो है ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं। इन द पास्ट द इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑफन एक्सप्रेस्ड डिसप्लेजर एट द वार्म रिलेशन बिटवीन नेपाल एंड चाइना। इसके अलावा जो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी है वो देखती है यहाँ की जो माओइस्ट मूवमेंट है नेपाल में वो काफी सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर देखे जाए तो बहुत गड़बड़ है। यानी वो इंडिया के कुछ एरिया में जैसे बिहार वगैरह में यहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा नेपाल इंडिया को क्या ब्लेम करता है कि जो मैनी लीडर्स एंड सिटीजन नेपाल के वो सोचते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर इन इट्स इंटरनल अफेयर, कि भारत की सरकार उनके इंटरनल अफेयर में, और इंडिया के अपने ही डिजाइन है रिवर वाटर के और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, और साथ में नेपाल को एक लैंडलॉक्ड कंट्री बना के रख दिया फ्रॉम गेटिंग इजियर एक्सेस टू सी थ्रू इंडियन टेरिटरी। इसके अलावा देखते हैं इंडिया और इसके जो नेपाल और श्रीलंका के, यानी नेपाल का एक पॉइंट हो रहा है, यानी स्टिल इंडिया नेपाल के रिलेशन काफी अच्छे हैं। और यहाँ देखिए जो ट्रेड, साइंटिफिक ऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज इनको लेकर, और साथ में ऐसा भी माना जाता है कि जो कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी है जो नेपाल में आई है उसकी वजह से दोनों देशों के रिलेशन काफी अच्छे हो सकते हैं इन द टाइम टू कम। श्रीलंका के साथ देखिए इंडिया श्रीलंका की आपको पता ही है वो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, लेकिन कहते हैं उसके बावजूद भी जो है ना दोनों देशों ने एक दूसरे को काफी हेल्प किया है, चाहे उस कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, लेकिन उसके बाद दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ सपोर्ट करती, जैसे सुनामी भी आई थी 2004 में तो इंडिया ने काफी ज्यादा हेल्प की थी। ऐसे भूटान के साथ देखें तो इंडिया और जो भूटान के साथ काफी अच्छी रिलेशन है। जो एफर्ट्स मेड बाय द भूटानीज मोनार्क, जो वहां के राजा ने, मोनार्क ने जो गुरिल्ला को खत्म करने में, मिलिटेंट ग्रुप को खत्म करने में काफी हेल्प की है इंडिया की, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इंडिया इन्वॉल्व इन ए बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान, ये काफी बड़ी हेल्प है इंडिया की भूटान के लिए। और ऐसी मालदीव्स के साथ देखिए इंडिया की जो टाइज है मालदीव्स के साथ वो काफी अच्छी हैं, वार्म एंड कॉर्डियल है। ये 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे नवंबर 1988 में जब तमिल मर्सिनरीज ने श्रीलंका से जब अटैक किया था मालदीव पे तो इंडियन एयरफोर्स ने एक्शन लिया था। इंडिया हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड आइलैंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड फिशरी, तो इंडिया ने वहां पर काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करा है। कॉन्फ्लिक्ट अमंग अदर कंट्रीज, अब देखिए हम ये कहें कि साउथ एशियन कंट्री में सिर्फ इंडिया को ही इन्वॉल्व मत करो, कुछ और कंट्री के भी आपस में डिस्प्यूट्स हैं, जैसे बिकॉज ऑफ साइज एंड पावर, ये कुछ एक ऐसे रीजन है। लेकिन सम अदर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, जैसे नेपाल और भूटान, ऐसे बांग्लादेश और म्यांमार, दे हैव हैड डिसएग्रीमेंट इन द पास्ट, क्योंकि माइग्रेशन हो रहा था एथनिक नेपालीज का इनटू भूटान, यानी नेपाल के लोग भूटान में जा रहे थे और रोहिंग्या जा रहे थे फ्रॉम म्यांमार इनटू इंडिया एंड बांग्लादेश, तो ये दूसरे इश्यूज हैं। ऐसे बांग्लादेश और नेपाल का भी इशू है, यानी दे हैव हैड सम डिफरेंस ओवर द फ्यूचर ऑफ द हिमालयन रिवर वाटर्स। और नेपाल और बांग्लादेश का देखो हिमालयन रिवर वाटर को लेकर डिस्प्यूट है। द मेजर कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंस किस चीज में है, चाहे इंडिया और दूसरी कंट्री को लेकर है, लेकिन हम ये कह सकते हैं इंडिया एक ऐसी जगह पे लोकेट करता है जो सेंटर में है एंड इज देयरफॉर द ओनली कंट्री दैट बॉर्डर्स द अदर्स, इसलिए इंडिया का नाम ज्यादा आता है, बाकी कंट्री का काफी कम आता है। पीस एंड कोऑपरेशन की बात करें तो इसमें इन्होंने सार्क जो है एक अपनी इंस्टीट्यूशन बनाई थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, कब बनाई थी 1985 में, लेकिन परसिस्टिंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से सार्क को वो सक्सेस नहीं मिल पाई। सार्क मेंबर जो है उन्होंने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसकी वजह से काफी फ्री ट्रेड में हेल्प हो जाती साउथ एशियन कंट्री को आपस में। और आपको पता ही है सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, एक मेजर रीजनल इनिशिएटिव है जो साउथ एशियन स्टेट्स ने, ताकि एक दूसरे के साथ हम कोऑपरेट कर सके, इसलिए इन्होंने इसको डेवलप किया था। इन्होंने साफ्ता भी, साफ्ता के लिए एक क्वेश्चन आपको आ जाता है, यानी जो एग्रीमेंट वो साइन हुआ था 2004 में और कब इफेक्ट में आया था, 1 जनवरी 2006 में। साफ्ता का मेन मोटिव क्या है, ट्रेड टैरिफ को कम करना। इसके अलावा जो हमारे नेबर्स हैं उनको ये लगता है कि इंडिया उनकी मार्केट में इन्वेड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्रीमेंट, जबकि ऐसी बात नहीं, इंडिया का ऑलरेडी जो है साइन हुआ पड़ा ये एग्रीमेंट किस किस के साथ है, देखिए भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें, इंडिया पाकिस्तान हैव आल्सो एग्री टू अंडरटेक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, यानी ताकि वॉर के रिस्क को कम किया जाए। सोशल एक्टिविटीज ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने कोलैबोरेट किया टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंडशिप अमंग द पीपल ऑफ बोथ कंट्री। और साथ जो लीडर्स हैं, दे हैव मेट अ समिट to understand each other better and to find solution to the major problem between two neighbors। ऐसी जो बस रूट सेवा भी जो है कुछ कुछ
हम कहें कि इस पर्पज से चलाई गई थी। और ट्रेड जो है इंडिया और पाकिस्तान में काफी इंक्रीज हुआ है, वीजा काफी इजिली ग्रांट किए जाते हैं। वो अलग बात है, आज के टाइम में सिचुएशन थोड़ी सी पहलगाम अटैक की वजह से अलग है, बट आपको बुक के अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ। So with this explanation, I just stopped the video, but I'll definitely bring some new questions very soon, जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।